नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी, काव्यशास्त्री, रचनाकार और समीक्षक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित अपने एक पिछले वीडियो में उन्हें व्याकरणिक सैद्धांतिकी के विकास में एक प्रमुख हस्ती के रूप में उद्धृत किया गया था। लेकिन जहाँ तक याद है, उस वीडियो में उनके व्याकरण चिंतन से संबंधित कुछ स्पष्ट चर्चा शेष रह गई थी। आज उसी की निरंतरता में उस अपूर्ण पक्ष को आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। अर्थात आज का वीडियो आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के व्याकरण चिंतन की नवोद्भावनाओं के कुछ प्रमुख पक्षों पर केंद्रित है। जैसा कि पिछले वीडियो में बतलाया गया, आचार्य शर्मा ने भाषा विज्ञान से संबंधित 4 किताबें लिखी। राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भाषा विज्ञान की भूमिका, जो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी भाषा का विकास, जो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी भाषा और नागरी लिपि, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यहाँ एक बार फिर से उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा का विकास नामक 1971 में प्रकाशित कृति वस्तुतः आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा और उनके सह अध्यायी डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी के मिलित प्रयत्न का परिणाम था। राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित उक्त कृति में लेखक के रूप में इन दोनों का नाम आता है, लेकिन लगभग यही पुस्तक एक नए रूप में हिंदी भाषा विज्ञान नाम से 1990 ईस्वी में बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी के नाम से प्रकाशित होकर सामने आई है, जो अभी उपलब्ध है। आपसे आग्रह है कि आप उस पुस्तक को देखें और जितना संभव हो उसका गहन अनुशीलन करें। इससे शर्मा जी और त्रिपाठी जी के सम्मिलित व्याकरण चिंतन का एक मजबूत रूप आपको हृदयंगम या बुद्धिस्त करने में काफी मदद मिलेगी। आज हम आचार्य शर्मा का जो व्याकरण चिंतन या व्याकरण चिंतन की कुछ नवोद्भावनाएं आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, वह मूलतः राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्याएं और समाधान, भाषा विज्ञान की भूमिका और हिंदी भाषा और नागरी लिपि नामक उनकी पुस्तकों में विवेचित प्रकरणों या प्रसंगों पर आधारित है। भाषा विज्ञान की भूमिका के पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान नामक अध्यायों में शर्मा जी का व्याकरण चिंतन विस्तृत रूप में तो नहीं, संक्षिप्त और सांकेतिक रूप में ही आया है, लेकिन जो कुछ आया है वह हिंदी व्याकरण की सैद्धांतिकी को मजबूत आधार देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि दिमशित्स द्वारा शब्द वर्गीकरण विवेचना
जो पिछले एक वीडियो में आपके समक्ष रखी गई है, उसमें जो विवेचित हुआ था, यास्क का उदाहरण आया था। यास्क ने चतुर्धा पद विभाग किए थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसी तरह से आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा यास्कीय पद्धति का पूरा अनुकरण करते हुए हिंदी में भी उसे अनुप्रयुक्त करने के प्रबल पक्षधर रहे हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी व्याकरण की समस्या नाम से संकलित अपने एक भाषण में भी यास्कीय पद्धति को हिंदी के वर्गीकरण के लिए सर्वथा उपयुक्त मानकर एक तरह से शर्मा जी जैसे मनीषियों पर मुहर ही लगाई है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने यास्कीय वर्गीकरण को आज की शब्दावली में कुछ इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नाम यानी संज्ञा, राम श्याम आदि। आख्यात यानी क्रिया, पढ़ना लिखना आदि। उपसर्ग यानी बद्ध अव्यय, प्र परा आदि। और निपात यानी स्वतंत्र अव्यय, इव एव आदि। आगे चलकर उन्होंने हिंदी के 8 प्रकार के शब्द वर्गीकरण, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जैसे महान वैयाकरण द्वारा विधिवत रूप से स्थापित हो चुका था, उसे उद्धृत करके यास्कीय पद्धति पर उसे पुनर्घटित करने का एक नया प्रयास किया है। शर्मा जी का कहना है कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के 8 पद विभाग किए: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 भेद अंग्रेजी के रूपांतर हैं। सूक्ष्मता से विचार करने पर इन 8 का अंतर्भाव वस्तुतः 3 में ही हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 संज्ञा के ही रूप भेद हैं। यास्क ने संज्ञा के लिए नाम शब्द का प्रयोग किया है। इसी नाम में सर्व लगाकर सर्वनाम शब्द बना है, अर्थात वह नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता हो। मैं, हम आदि सर्वनाम किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जो भी उनका प्रयोग करे उसके लिए वे बोधक बन जाते हैं, बोधक हो जाते हैं। इस प्रकार मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि सर्वनाम है। विशेषण की भी अलग सत्ता नहीं है। संज्ञा नहीं तो विशेषण भी नहीं। दूसरी बात यह कि संज्ञा और विशेषण परस्पर परिवर्तनीय हैं। संज्ञा से विशेषण बन जाता है, जैसे धर्म से धार्मिक, नीति से नैतिक आदि, और विशेषण से संज्ञा, जैसे सुंदर से सुंदरता, कोमल से कोमलता आदि। एक ही संज्ञा से विशेषण और फिर विशेषण से भी संज्ञा बन जाती है, जैसे मनु से मानव, मानव से मानवीय, मानवीय से मानवीयता। यहाँ संज्ञा, विशेषण और संज्ञा का क्रम दृष्टिगोचर होता है। स्वभावतः विशेषण की सत्ता संज्ञा से अलग नहीं मानी गई, इसलिए पाणिनि ने इन तीनों को एक साथ रखकर सुबंत में डाल दिया है। व्यापार प्रधान होने के कारण क्रिया की सत्ता को पृथक स्वीकार करना तार्किक दृष्टि से भी संगत है और व्यावहारिक दृष्टि से भी। शेष 4 पद विभाग, क्रिया विशेषण, यहाँ, वहां, कहाँ, कब, जब, अब आदि, संबंध सूचक, को, से, के लिए आदि,
समुच्चय बोधक और अथवा तथा परंतु आदि, विस्मयादि बोधक छीह, आह, ओह, वाह, ठीक, शाबाश आदि अव्यय ही हैं। इसलिए इन्हें चार अलग विभाग मानने की अपेक्षा एक अव्यय में ही रखना लाघव की दृष्टि से वांछनीय है। भेदोपभेद की बात उठने पर इन चारों में भी अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में स्थानवाचक, कालवाचक, स्थितिवाचक, अवधिवाचक, परिमाणवाचक आदि। यदि पृथक पृथक नामकरण करने लगे तो इन अवान्तर भेदों की भी गणना करनी होगी। इस प्रकार यास्क द्वारा प्रस्तुत विभाग हिंदी के लिए भी अव्यावहारिक नहीं है। अंग्रेजी का विभाग जब अंग्रेजी के लिए ही संगत नहीं है तो हिंदी के लिए वह कहां तक स्वीकार्य हो सकता है। ये टिप्पणियां आचार्य शर्मा की भाषा विज्ञान की भूमिका के पद विज्ञान नामक अध्याय में दर्ज हैं और कहना नहीं होगा, ये बड़ी मजबूत टिप्पणियां हैं और हिंदी व्याकरण के शब्द वर्गीकरण की सैद्धांतिकी को निरूपित करने वाली टिप्पणियां हैं। ये हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक हैं। मेरे भीतर जो भी व्याकरण चिंतन का विकास हुआ, उनमें जिन मनीषियों का हाथ रहा है, उनमें आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा एक प्रबल हस्ती रहे हैं। इसके साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर काशीराम शर्मा और डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी के साथ विद्यानिवास मिश्र, राम नरेश मिश्र हंस, वात्स्यायन धर्मनाथ शास्त्री आदि का भी समय समय पर योगदान होते रहा। लेकिन आचार्य शर्मा की भाषा विज्ञान की भूमिका नामक पुस्तक मेरे लिए भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने का एक प्रारंभिक ही नहीं बल्कि लगातार साथ बना रहने वाला माध्यम आज तक बना रहा है और इसने मेरे व्याकरण चिंतन को भी बहुत हद तक संभाल के रखा है। तो आचार्य शर्मा के इस महान ग्रंथ में आगे व्याकरणिक कोटियों की जो हम चर्चा देखते हैं, उनके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, काल आदि कोटियों को लेकर तर्क संगत सुलझे हुए विचार सामने आते हैं। यहाँ ज्यादा अवकाश नहीं है कि उनका उदाहरण दें। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान नामक अपने उपयोगी ग्रंथ के अंतर्गत शर्मा जी ने हिंदी विरोधियों का जो हिंदी को स्वीकार्य मानने के रास्ते में रोड़ों के रूप में तर्क सामने आता है, उनका व्याकरणिक, व्यावहारिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उचित प्रत्याख्यान किया है। इस पुस्तक के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी, लिपि, अनुवाद आदि की समस्याओं के इर्द गिर्द हिंदी विरोधियों के कुतर्कों का समाधान किया है। इस पुस्तक में भी व्याकरण चिंतन का अच्छा रूप सामने आता है। हिंदी विरोधियों के मुख्य रूप से दो प्रकार के व्याकरणिक तर्क शर्मा जी ने अवलोकित किए थे। एक ने के प्रयोग को लेकर समस्या और दूसरा लिंग की समस्या। शर्मा जी का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये दोनों समस्याएं
कोई बहुत गहरा आधार नहीं रखती। विचार करने पर ये समस्याएं हैं ही नहीं। कारण उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सकर्मक और अकर्मक धातुओं की जो समस्या है वह भारतीय भाषाओं में जैसे बंगला या तमिल आदि में भी हैं। जिन्हें इनका अभ्यास होगा वो हिंदी में भी सकर्मक अकर्मक की प्रयोग स्थितियों को समझ सकते हैं। और ने का प्रयोग तो सीमित है, सकर्मक धातुओं के साथ है, सकर्मक क्रियाओं के साथ है। क्रिया के साथ कर्म का सद्भाव सकर्मक और क्रिया के साथ कर्म का अभाव अकर्मक। यह पद्धति तो बंगला में भी है, अन्य भाषाओं में भी हो सकती है। तो जब सकर्मक के लिए ही ने का प्रयोग होगा कर्ता के साथ, और उसमें भी नियत है कि केवल भूतकाल में, और वहां भी अपूर्ण भूत को छोड़कर बाकी 5 में ही ने का प्रयोग होता है, तो फिर समस्या इतनी गहरी कैसे है? उनका अंत में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन है कि सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कृदंत में ने लगता है। बस इस सूत्र को समझ लें तो ने के प्रयोग से जुड़ी समस्या हल हो जाती है। इस सूत्र को थोड़ा सा पल्लवित करने का मैं प्रयास करता हूं। सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कृदंत में ने लगता है। बस शर्मा जी ने यह कहा भूतकालिक कृदंत, जैसे संस्कृत में पठितः पठितम, ये भूतकालिक कृदंत है। अब हिंदी में पढ़ा इसका रूप हो सकता है, तो पढ़ा जैसा रूप जहां भी हो, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाया जैसा रूप जहां भी हो, ये दोनों सकर्मक हैं, तो वहां ने लगेगा। और इस प्रकार का भूतकालिक कृदंत जहां न हो वहां भूत नहीं, वहां पर ने नहीं लगेगा। इस सूत्र को पकड़ने की सलाह देते हैं। ये कितना सरल सूत्र है। मैंने पढ़ा था, उसने पढ़ा होगा, या उसने पढ़ा होता, ये सब ने के प्रयोग के साफ साफ उदाहरण है, बहुत स्पष्ट नियम है। दूसरी समस्या जो हिंदी विरोधियों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है बहुत जोर शोर से, वह है लिंग की समस्या। शर्मा जी इसे भी बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन उनके तर्कों का खंडन करने के लिए लिंग को लेकर गहरी विवेचना करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक में भी विवेचना है, वहां तो ज्यादा विस्तार से है। और भाषा विज्ञान की भूमिका में भी लिंग को लेकर कुछ नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। भाषा विज्ञान की भूमिका में तो उनका कहना यह है कि 2 प्रकार के लिंग होते हैं, प्राकृतिक या लौकिक और व्याकरणिक। व्याकरणिक लिंग हर समय प्राकृतिक लिंग का अनुसरण करे ही यह संभव नहीं है, और ऐसा रहा भी नहीं है परंपरा में। उदाहरण देकर वह कहते हैं कि संस्कृत में पत्नी के पर्यायों में दार पुंलिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है और कलत्र नपुंसक लिंग है। एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग व्याकरणिक लिंग, यही तो लिंग की विचित्रता है। लिंग की अन्विति, लिंग का महत्व वे व्याकरणिक अन्विति के लिए भाषा में मानते हैं। अगर पुंलिंग शब्द है तो क्रिया पुंलिंग, और स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया स्त्रीलिंग। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक में उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हिंदी की लिंग समस्या को उसके विरोधियों ने अनावश्यक रूप से अतिरंजित कर रखा है। उनकी दृष्टि सत्य को देखने पर नहीं, हिंदी को बदनाम करने पर है। हिंदी में लिंग विधान की जो जटिलता आज दिखलाई पड़ रही है,
उसके बिना कारणों में गए वे हिंदी भाषा को ही उस प्रकार से दोषारोपित करते हैं, लचर बतलाते हैं, अयोग्य बतलाते हैं, यह ठीक नहीं है। शर्मा जी का साफ साफ विवेचन है कि हिंदी की लिंग व्यवस्था की जो कथित जटिलता है उसके कारणों के रूप में एक तो संस्कृत आदि से चली आ रही लिंग व्यवस्था का हिंदी के धरातल पर नए रूप में गठन है। जैसे संस्कृत में 3 लिंग, तो उसकी जगह हिंदी को 2 लिंगों में व्यवस्था करनी पड़ी। तो जो भी शब्द नपुंसक लिंग के थे वह सीधे सीधे कहीं पुंलिंग में तो कहीं स्त्रीलिंग में समाविष्ट किए गए। तो इससे भी वो कथित जटिलता आई। दूसरा जो उनका तर्क है वो वह है कि विदेशी शब्दों की आमदनी से हिंदी की लिंग व्यवस्था कुछ हद तक जटिल हुई है। इस उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वायु या हवा, तो जो हवा शब्द है स्त्रीलिंग है, तो हवा शब्द के प्रभाव में हो सकता है वायु शब्द भी स्त्रीलिंग हो गया हो हिंदी में, जबकि संस्कृत में यह व्यवस्था नहीं थी कि वायु शब्द स्त्रीलिंग संस्कृत में नहीं था। तो विदेशी शब्दों की आमदनी वे मूल भाषा के अपने संस्कार लेकर चूंकि विदेशी शब्द आते हैं, इसलिए हिंदी के भी पर्यायवाची शब्दों पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। और तीसरा जो पक्ष है वह है हिंदी का प्रादेशिक और भाषाई विस्तार। अनेक मिजाज के भाषा प्रयोक्ता हैं जो एक ही शब्द को अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लिंगों में प्रयुक्त करते रहते हैं। अब तो मानकीकरण के विविध आयामों जैसे शब्दकोश या व्याकरण ग्रंथों के प्रणयन और विविध प्रकार के राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के सेमिनारों, विचार गोष्ठियों आदि से चली चर्चा से अब ये समस्या बहुत कम हो गई है। लेकिन जहां कुछ ऐसी एक ही शब्द के लिंग प्रयोग को लेकर बहुरूपता दिखाई दे रही है, वहां सीधे सीधे हिंदी के विस्तार की ओर उसका संकेत है। तो शर्मा जी ने लिंग को लेकर जो भी बड़ा विवेचन किया है उसे आप चाहें तो राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक में पढ़ सकते हैं। उसके माध्यम से लिंग संबंधी अपनी धारणा को स्वस्थ बना सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। अब थोड़ा सा विचार उनके वाक्य चिंतन पर हम कर लें। भाषा विज्ञान की भूमिका पुस्तक के वाक्य विज्ञान नामक खंड में उन्होंने मीमांसा दर्शन के 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अभिहितान्वयवाद जो कुमारिल भट्ट का मत है और अन्विताभिधानवाद जो कि उनके शिष्य प्रभाकर का मत है। एक को शर्मा जी पदवाद कहते हैं और दूसरे को वाक्यवाद कहते हैं। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जो पदवाद है यानी अभिहितान्वयवाद, वह अभिहितों का अन्वय यानी पदों का मेल मानता है वाक्य को। वाक्य पदों के मेल से बनता है, लेकिन ऐसा उनके प्रतिपादन से संकेतित है कि वे अन्विताभिधानवाद के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं, जो प्रभाकर मत है। अन्वित होता है वाक्य, पहले से ही पदों का अन्वय हुआ रहता है। एक संप्रेषणात्मक इकाई के रूप में वो घटक बन के पद पहले से अन्वित हुए रहते हैं और उनका अभिधान है वाक्य। यानी पदों के मेल से वाक्य नहीं बनता, बल्कि वाक्य खुद पदों का एक स्वतः अन्वित रूप होता है, क्योंकि संप्रेषण की न्यूनतम जो इकाई है वह वाक्य है। शर्मा जी इससे सहमत हैं। लेकिन चूंकि पदों
का मेल मानने की भी एक बड़ी परंपरा रही है और हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में यही लगभग समझाया जाता है कि वाक्य शब्दों का सार्थक मेल है। और शर्मा जी इसकी भी उपेक्षा नहीं करते, जबकि वे खुद भर्तृहरि का उदाहरण देते हुए वाक्यवाद को समर्थन देते हैं। भर्तृहरि का उदाहरण उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्यपदीयम से है। पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अवयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। ये वाक्यपदीयम के ब्रह्मकांड की 73वीं कारिका है। यानी जिस प्रकार वर्णों में अवयव नहीं होते, उसी प्रकार पदों में वर्ण या वाक्य में पद नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य की ही सत्ता वास्तविक है, पद या वर्ण की काल्पनिक। इस मत को मानते हुए भी व्यावहारिक कारणों से जो पदों का मेल कहा जाता है वाक्य, उस पर भी आते हैं। और विश्वनाथ की जो परिभाषा है, वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा सत्ति युक्त पदोच्चयः। वाक्य योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समन्वित रूप है, जिससे एक निश्चित संप्रेषणीय अर्थ निकलता है। तो इस मान्यता को भी रखते हुए आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति पर बहुत साफ सुथरे ढंग से विचार करते हैं। आप चाहें तो भाषा विज्ञान की भूमिका का वह अंश देखकर अपने वाक्य चिंतन को पुख्ता बना सकते हैं। इसके साथ मैं हिंदी वर्तनी को लेकर आचार्य शर्मा की जो एक स्पष्ट उक्ति है, जो हिंदी प्रेमियों या हिंदी प्रयोक्ताओं या भाषा मात्र के प्रयोक्ताओं को एक चेतावनी सी है, उसे उद्धृत कर कर इस वीडियो को समापन की ओर ले चलता हूं। समीक्षा पत्रिका के दिसंबर 1972 ईस्वी के संपादकीय में शर्मा जी ने जो कहा था वह उल्लेखनीय है। जिस भाषा में शुद्धि और संस्कार महत्वहीन हो, जिस भाषा में प्रत्येक व्यक्ति अपने को भाषा का नियामक माने, जिस भाषा में वर्णमाला के वर्णों की ठीक ठीक संख्या बताने में असमंजस का अनुभव करने वाले अपने को लिखाड़ समझ बैठे, जिस भाषा में भाषिक परंपरा, इतिहास, विकास एवं स्वरूप से अनवगत प्रकाशन संस्थाएं अपनी अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार वर्तनी निर्धारित कर लें, उस भाषा में व्याप्त अराजकता सहज अनुमेय है। अभी तो स्थिति यह है कि भाषा विषयक संशोधन के सुझाव चाहे कितने भी उपयोगी और सद्भावना से प्रेरित क्यों न हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अवांछनीय हस्तक्षेप कहकर ठुकरा दिए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यह परिभाषा हिंदी के अतिरिक्त और किसी भाषा में देखने को नहीं मिलती। ये कथन समीक्षा पत्रिका के संपादकीय से उद्धृत थे। आचार्य शर्मा साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हिंदी का ज्ञान प्राप्त कीजिए। हिंदी की संरचना आपको जटिल लग रही है तो उसे आप समझिए, और समझने के प्रयास में आपको सब कुछ सरल लगने लगेगा। हर भाषा के पास अपनी कुछ व्यक्तिगत विशेषता होती है, स्वरूप की, प्रकृति की, जो प्रयोक्ताओं के रास्ते में आती ही है। आप अपने अज्ञान को हिंदी पर कब तक थोपते रहेंगे? अभी तो आलम यह है कि विद्यार्थियों की जो नई पीढ़ी आती है, या विद्यार्थियों की ही बात क्यों कहें, कई प्राध्यापक नुमा जीव भी यह कहते पाए जाते हैं कि हिंदी को थोड़ा सरल होना चाहिए।
जब उनकी लिंगगत वचनगत अन्विति की त्रुटियां पकड़ ली जाती हैं तो उसे स्वीकार करने की अपेक्षा अपने अज्ञान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने की जगह हिंदी में ही कमियां ढूंढने लगते हैं। मेरे एक शोधार्थी ने यही तर्क दिया था कि सर, हिंदी को थोड़ा सरल होना चाहिए। मैं अवाक रह गया। आचार्य शर्मा की ये पंक्तियां इसी संदर्भ में एक चेतावनी की तरह है। नागरी लिपि को लेकर जो उनकी एक किताब थी, हिंदी भाषा और नागरी लिपि, जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित थी, उसमें उन्होंने संसार की भाषाओं और उनके वर्गीकरणों, हिंदी की ध्वनियों और हिंदी के शब्द भंडारों पर एक भाषा वैज्ञानिक और व्याकरणिक चर्चा करते हुए देवनागरी लिपि की विशेषताओं और हिंदी विरोधियों के कुतर्कों का उस स्तर पर भी खंडन किया था। वह छोटी सी पुस्तक भी बहुत उपादेय है। बहुत सारी सामग्री तो उसकी भाषा विज्ञान की भूमिका में मिल जाती है, लेकिन कुछ नवीनताएं भी हैं जो यहाँ विस्तार से अब उल्लिखित करना संभव नहीं है। आपसे आग्रह है कि उसे देखें। और हमने शर्मा जी के प्रत्यक्ष भाषा वैज्ञानिक चिंतन से जुड़े 4 ग्रंथों का यहाँ उदाहरण दिया है, लेकिन जो उनका व्यापक काव्यशास्त्रीय चिंतन है और उसके कई ग्रंथ प्रकाशित हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि खुद भाषा विज्ञान की भूमिका में आचार्य शर्मा का मत है कि भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र एक दूसरे से सर्वथा पृथक नहीं है। भाषा विज्ञान का निरूप्य है भाषा का निर्माण पक्ष और काव्यशास्त्र का निरूप्य है भाषा का अलंकरण पक्ष। एक के बिना ज्ञान के दूसरे का ज्ञान अधूरा ही रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।